हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, समाजकारी के संबंध में NTA UGC नेट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके संबंध में मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूँ और 2 क्लासेस आपको देता हूँ। एक क्लास शाम को 6 से 7 मिलती है और एक क्लास आपको 8 से 9 प्रोवाइड कराता हूँ। इसमें आप लोगों को कंटेंट पहले प्रोवाइड कराता हूँ और कंटेंट के आधार पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं व्याख्या सहित। और आपको बता दूँ, यदि आप लोग समाजकारी के संबंध में अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 का एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 दिनों के लिए 999 रुपये के लिए एक ऑफ़र निकाला है। केवल 999 रुपये में आप समाजकार के बारे में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरा PDF मिलेगा और पूरी वीडियो का लिंक आपको दी जाएगी और इसमें आपका मॉक टेस्ट भी है और PYQ भी दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाएगा और आपको प्रतिदिन क्लास लेनी होगी। पर डे क्लास चलती है। संडे के दिन भी आपको दोपहर को 1 से 2 PYQ चलता है। इस संडे आपका दिसंबर 2008 का प्रश्न चलने वाला है। ठीक है, इन सभी की आप लोगों को वीडियो का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं पेड वाला जो ग्रुप है उसमें आपको जोड़ूंगा। उसमें आपको सारी के सारी वीडियो का लिंक और PDF सारी के सारी मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसको क्लास को परचेज करना चाहते हो 999 रुपये में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सअप कर सकते हो 8506031308 पर। ठीक है, आप मुझसे कॉल से भी बात कर सकते हो और व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट नंबर 7 मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत एक टॉपिक है सामाजिक नियोजन और आज मैं सामाजिक नियोजन से संबंधित आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखिए एक बार। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। है कह रहा है कि सामाजिक नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला है जो है निर्णित प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, समायोजित प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। बताइए जरा, सामाजिक नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है। बौद्धिक प्रक्रिया मानी जाती है। यही आपका सही जवाब रहेगा। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि नियोजन एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो समस्त मानव व्यवहारों में पाई जाती है। किसी भी संगठन में व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए नियोजन अनिवार्य होता है और साधारण रूप से नियोजन का मतलब होता है उचित ढंग से सोच विचार कर आगे बढ़ना। तो बौद्धिक प्रक्रिया होना अर्थात सावधानी पूर्वक तय करना कि क्या किया जाना चाहिए, वही आपकी बौद्धिक प्रक्रिया होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होती है। यही कारण है कि ये बौद्धिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज में किस प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है। सामाजिक पूर्णता वाला, सामाजिक बौद्धिकता वाला, सामाजिक संतुलन या सामाजिक विमुखता वाला। बताइए। सामाजिक संतुलन। वेरी गुड, यही सही जवाब है। आप लोग जो है मुझे लास्ट में बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। आप लोग जरूर कॉपी पे लिखते रहिएगा। अगर गलत है तो उसको आप गलत कर लीजिएगा। ठीक है, और सही है तो ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला गया है ये सही माना जाएगा। सामाजिक संतुलन जो है सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज को व्यवहार को अपनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, संचार, परिवहन इत्यादि सभी पक्षों को विकास के सुअवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए नियोजन द्वारा मांग और पूर्ति, आवश्यकता और संसाधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो वो संतुलन की प्रक्रिया होती है, कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 3 पर, जो है अनियोजित स्थिति में समाज का कौन सा वर्ग सबसे अधिक
लाभान्वित होता है? अपने मन से सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। तो एक है श्रमिक, एक है कृषक, एक है भूमिहीन श्रमिक, एक है धनी वर्ग। धनी वर्ग, धनी वर्ग। ओके ओके ओके। हाँ। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धनी वर्ग की, अब मेरी बात को आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर जब अनियोजित स्थिति है, मतलब नियोजन है ही नहीं, अनियोजित प्रक्रिया है, तो ऐसे में वह समाज का कौन सा वर्ग होता है जो सबसे ज्यादा अधिक लाभान्वित होता है? ऐसे में धनी वर्ग सही होगा आपका। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर अगर डी का जवाब दिया है धनी वर्ग, तो सही जवाब दिया है, गलत जवाब नहीं है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये होगा कि जब कभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो सभी के लिए होता है भाई। सामाजिक नियोजन बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति संतुलित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चाहता है, जो साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहता है, ये होता है नियोजन की प्रक्रिया। लेकिन अनियोजित की प्रक्रिया है, और अनियोजित की जो प्रक्रिया होती है वो धनी वर्ग के लिए सबसे अधिक लाभान्वित होती है। कृषक के लिए लाभान्वित नहीं हो पाएगी भाई, इनके लिए प्लानिंग जरूरी होती है। श्रमिकों के लिए भी प्लानिंग जरूरत होती है, भूमिहीन के लिए भी श्रमिक जरूरत होती है प्लानिंग के लिए, लेकिन धनी वर्ग के लिए नहीं होती है। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे लगाइएगा डी वाला। आपने डी सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप सामाजिक नियोजन की प्रक्रिया में जब आप आर्थिक संसाधन की बात करेंगे, रोजगार अवसर की बात करेगा ऑप्शन में शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित सुविधा की बात करेगा, राष्ट्रीय आय की बात करेगा, कृषि से सुधार की बात करेगा, सांस्कृतिक स्तर की बात करेगा, कल्याणकारी राज्य की बात करेगा, तब आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में लगाना कि वो नियोजन प्रक्रिया होगी। केवल एक शब्द धनी वर्ग एक ऐसा है जो अनियोजित स्थिति में समाज में जो अधिक लाभान्वित करती है, वो धनी वर्गों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही रहेगा। बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, नियोजन समाज में कौन सी स्थिति उत्पन्न करने में सहायक या सहयोग नहीं होता? जब कभी प्रश्न आए, आजकल यूजीसी में नहीं आता है, तो इस नहीं को अंडरलाइन करिएगा स्क्रीन पर, है ना, तो ऑटोमेटिक आपको ओके। 4 का आप निकाला है, आप लोगों ने बोला है अच्छा डी आपका जवाब आ रहा है। अच्छा डी ओके। देखो मैं आपको बता दूं, सामाजिक नियोजन में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली सहयोग जो है आयात निर्यात का अगर संतुलन है, तो भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, नियोजन के अंतर्गत में स्थितियां और संभावित परिवर्तन की जब उपयोगिता होता है तो उसको ध्यान में रखकर एक नियमित व्यवस्थित और सुसंगठित लक्ष्य रूपरेखा हम तैयार करते हैं। तो आयात निर्यात का संतुलन सर होगा, ये तो आयात निर्यात का संतुलन प्रश्न। अच्छा यहाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 4 में, तो ये जो संतुलन है ये आपकी नियोजन की स्थिति में सहयोग देगा। और जाहिर सी बात है, कंडीशन अगर है तो ठीक है भाई, फिर तो अच्छी बात है। हाँ, सारे प्रकार के संतुलन आ जाते हैं सर। और सामाजिक संतुलन की बात करें तो ये तो ऑटोमेटिक शब्दों से ही पता चल रहा है कि आपको ये तो करेक्ट माना जाएगा, ये भी आपका रहेगा। सामाजिक स्थिति की अगर स्थिति की बात करें ये भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप डी देखिए, सामरिक और शक्ति संतुलन, आप जरा मुझे बताइए नियोजन में शक्ति संतुलन क्या इंपॉर्टेंट है? बात को केवल समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सामरिक और शक्ति संतुलन बताइए। सर होना तो चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, देखिए बैलेंस, नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए आप। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, एक कोई राष्ट्र जो है, एक ये विद्वान ये मानता था कि भाई कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई
अकेला राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। वो पावर, ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी है, जिसको आप लोग कहते हैं शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन। तो मैं आपसे कहूँगा कि शक्ति संतुलन यहाँ पे गलत जवाब है नियोजन समाज को लेकर, नियोजन के समाज को लेकर। इसके किसी राज्य या देश के बीच की शक्ति का बंटवारा इस तरह से करना कि किसी एक के पास इतनी ताकत ना हो कि वह किसी अन्य राज्य को दबा सके। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक नियोजन में भी ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि भाई आप किसी चीज को दबा दो। समाज कार्य में भी वही मैटर, वही पैटर्न लागू है। तो इसके शक्ति संतुलन इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो आ जाएगा ना नियोजन के। बिल्कुल पॉलिटिकल, मैं आपको उसी कंटेंट उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, राजनीति की ही समझ, उस पर ही चर्चा कर रहा हूँ, स्थिरता की ही बात कर रहा हूँ। वही चीज़ें आपकी सामाजिक नियोजन को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जहाँ पे भौतिक सामाजिक दशा एक दूसरे के पूरक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भौतिक कारक स्वयं अपने में कोई महत्व नहीं रखता। समाज अपने दृष्टिकोण, विचार और महत्व के आधार पर उसका अर्थ निरूपित करता है या उसका अर्थ निर्धारित करता है। परंतु यहाँ पे सामरिक और शक्ति संतुलन इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नियोजन की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा जी, सामरिक क्या होगा? देखिए सामरिक का मतलब अगर हम बात करें तो ये आपका प्रस्तुत करता है किसी, मेरे समझ से याद, संस्मरण चीज़ों को। सामरिक जो है आपको याद करेगा संस्मरण चीज़ों को। सामरिक है ना, सामरिक मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, सामरिक संबंध किससे होना चाहिए? किसी विषय के संबंध में, किसी विषय के। सामरिक का मतलब आप किसी विषय के, आप सोचिए किसी विषय के रूप में, किसी विषय के रूप में, किसी विषय के रूप में, ओके हाँ, किसी विषय के रूप में सामरिक का मतलब, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें, देखिए अगर जो आयात निर्यात है वो विकासशील देशों के बीच में होने वाले संतुलन को बनाए रखता है, तो इसलिए आप इसको सही मानेंगे, है ना। सामाजिक संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संतुलन भी यहाँ पर एक भूमिका निभाता है, क्योंकि सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, संचार, परिवहन आदि के पक्षों पर सुचारू रूप से अवसर देने की बात करता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक स्थिरता की भी बात करेंगे, ये भी प्रक्रिया संचालित होती है। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सामरिक वाला है ये गलत हो जाएगा। शक्ति पर यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए था उसे, तो वो करेक्ट माना जाता। सामाजिक स्थिरता नियोजन समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के प्रतिमानों को सुनिश्चित करता है, तो सामाजिक स्थिरता उत्पन्न होती है। और नियोजन की स्थिति में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग विवेक और सावधानी पूर्वक किया जाता है, वो प्राकृतिक संतुलन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्राकृतिक संतुलन है ही नहीं, और ये अगर वो होता तो ये भी सही होता, लेकिन पूछा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ये तीनों आपका शामिल है, डी नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक नियोजन के विषय के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? देखिए मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को, क्या मुद्रा अवमूल्यांकन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये क्षेत्र ही नहीं है। हाँ, बाकी देखो राजनीतिक न्याय है आपका, लोक कल्याण है, बेरोजगारी उन्मूलन है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भी है आपका, ये क्षेत्र है जी। अवमूल्यन नहीं होगा, ठीक है। अवमूल्यांकन क्या होता है ये कोई बताना चाहेगा? मुद्रा की वैल्यू कम कर देती है किसी अन्य मुद्रा की अपेक्षा। इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं ना इंग्लिश में सर? जी अरे मतलब डिवैल्यूएशन बोलेंगे इसको, देखिए डिवैल्यूएशन। हाँ, अवमूल्यांकन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अवमूल्यांकन का जो अर्थ बनेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान ये रखें, ये कोई क्षेत्र नहीं होता है कि भाई पैसे वगैरह के बारे में, हाँ फंड वगैरह अगर ऑप्शन में देते आप तो उसकी मैं बात मान लेता कि भाई ये सही है, फंडिंग वगैरह की बात होती, तो यहाँ फंडिंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो आप अंडर इवैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे। अंडर इवैल्यूएशन इसको नाम देंगे, मनी अंडर वैल्यूएशन का काम नहीं करता है सामाजिक नियोजन, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अवमूल्यांकन अंडर इवैल्यूएशन होता है, आप याद रखेंगे। इवैल्यूएशन का ईवी होगा ना, EVALUAITTION, इवैल्यूएशन ये होता है, अंडर इवैल्यूएशन,
ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक संगठन के आधार पर 3 प्राथमिक मॉडल दिया था, सर्वप्रथम किस विद्वान ने? रॉथमैन। रॉथमैन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर रॉथमैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पे रॉथमैन ये सारे नाम आएंगे, कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात, संचार के विकास हेतु किया जाने वाला कार्य सामाजिक नियोजन के किस प्रारूप का अंग माना जाएगा? लोकतांत्रिक का, कल्याणकारी का, उपचारात्मक का, सामाजिक अभिमूल्य का? कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब भी आप लोगों ने कल्याणकारी दिया है, तो बहुत अच्छा जवाब दिया है ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बी में। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अगर हम बात करें, सुविधाओं का समुचित प्रबंधन करना सामाजिक नियोजन का एक अहम भूमिका है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रारूप के रूप में अगर हम जान रहे हैं या समझ रहे हैं सामाजिक नियोजन के प्रारूपों के अंतर्गत भी, तो सर्वाधिक बातें कल्याण के संबंध में की गई है। समुदाय के स्तर पर नियोजन को संचालित करने के लिए आवश्यक है कुछ अभिकल्प, कुछ डिज़ाइन, और उन डिज़ाइनों का क्रियान्वयन करना ताकि लोगों को सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान किया जा सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात, संचार के विकास के लिए सामाजिक नियोजन का जो प्रारूप का अंग बना है वो कल्याणकारी होगा, ना कि लोकतांत्रिक होगा। उपचारात्मक अगर केस पर बात करते तो होता केस पर, ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं होगा। सामाजिक अभिमूल्य भी नहीं होगा, सामाजिक अभिमूल्य भी नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राथमिक रूप से साध्य और द्वितीयक रूप में साधक होता है? क्वेश्चन नंबर 8 जी बताएं। अच्छा अभी आप देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो लोकतांत्रिक प्रारूप है वो बेसिकली सभी वर्गों के हितों की बात करता है। यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रारूप है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सभी वर्गों के हित की बात करेगा। यहाँ पे एक एक लाइन में लिख लीजिए, सभी वर्गों के हित की बात करेगा। और जो ये उपचारात्मक है, मैंने भी आपको बताया ना, ये बेसिकली किस पे रिप्रेजेंट करता है? केस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? केस वर्ग को। इसके अंतर्गत विशेषकर कोई बीमारी की बात करता है, इसलिए केस वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि विभिन्न समस्याएं तो होती हैं, बालक के अंतर्गत, महिला के अंतर्गत, दिव्यांगों के अंतर्गत, उन्हीं समस्याओं का उपचार की बात करेगा तो केस वर्ग में आता है। तो प्रश्न तो ऐसा है नहीं इंडिविजुअल, ये शिक्षा की बात करें तो सभी की होगा, स्वास्थ्य की बात है सभी, लेकिन लोकतांत्रिक मत समझ लीजिएगा, लोकतांत्रिक किसी विशेष वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। सब यहाँ पे विशेष वर्ग में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली कल्याणकारी की प्रक्रिया में संचालित होती है। लेकिन अभिमूल्य का क्या होता है? सामाजिक जो अभिमूल्य है वो नैतिक मानक प्रतिरूप है। ये क्या है? नैतिक है। हाँ बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए फिर। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन 8 का क्या जवाब दिया था? मानव संसाधन। और बताइए दीपक। मानवीय संसाधन। अच्छा मानव संसाधन। ओके हाँ, यहाँ आपने सही जवाब दिया है, मानव संसाधन की ही भूमिका है। अब कोई अपने शब्दों में जरा मुझे बताए, मानव संसाधन किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत सरल है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज, कार्यशील जनसंख्या, योग्य श्रमिक वर्ग। हाँ सर, जो मतलब एक तरह से जिनका हम पूंजी के रूप में यूज कर सकते हैं, तो वो ह्यूमन परिश्रम को ही हम उसमें ले सकते हैं। अच्छा, जो कौशल भरपूर हो, कौशल, हाँ तो वो मानव संसाधन है। चलो, तो यहाँ पे मानव संसाधन आप लोगों ने पूंजी को रिलेट करके बताया है, सही है, गलत नहीं है, सही है आपका। और ये मानव को मानव संसाधन के रूप में ही रिप्रेजेंट करता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल्कुल। इसीलिए मानव को एक संसाधन के रूप में जाना जाता है, और संसाधन के रूप में जाने जाने वाला मानव संसाधन का ही पार्ट है, तो वह एक द्वितीयक रूप से साधन होता है, तो वो मानव संसाधन है।
वो आपका मानव संसाधन है। और मानव संसाधन की अगर हम जब बात करें उद्देश्यों की, किसकी? उद्देश्य की। ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसकी क्या हो सकती है, बताइए। मतलब सर किस उसमें पूछ रहे हैं आप, समझ नहीं आया। इसका उद्देश्य क्या है मानव संसाधन का? भाई जिसका संबंध उत्पादन के लिए, उत्पादकता है ना। हाँ, उत्पादन के एक बहुमूल्य संसाधन का रूप में यूज हो, जहाँ व्यवसाय, गैर व्यवसाय, वित्तीय विपणन के रूप में यूज हो, जहाँ मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में यूज हो, जहाँ प्रबंधन के रूप में निम्न, उच्च और मध्यम वर्ग के लोग हो, कार्यचारियों, अगर कर्मचारियों की बात करें, कुशल अकुशल श्रमिक के रूप में यूज हो, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। इसका उद्देश्य, जब मानव श्रम की बात होगी सर तो वो एक साधन हाँ, हो गया, और साधन के लिए मतलब जब उसकी जरूरतें पूरी होंगी, जैसे आपने बताया शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य वगैरह, तो वो एक साधन भी है। हाँ, तो मानव संसाधन, प्रेरणा, कर्मचारी लाभ, कल्याण योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा, चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए जो होते हैं, ये वैयक्तिक मूल्य और प्रतिष्ठा, मान्यता, सुरक्षा स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक सामूहिक आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण है। ये प्रदान करने वाला ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बताया है सही, मानव संसाधन बी वाला सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन के अंतर्गत संभावित का मतलब है प्रोबेबिलिटी परिवर्तन कि उपभोक्ता को ध्यान में रखकर निम्न में से किस एक के आधार पर रूपरेखा नहीं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अवबोधनात्मक। ओके, अच्छा, आप लोग में से कोई जरा मुझे बताएं, अवबोधनात्मक किसे कहेंगे? बोलिए। किसी वस्तु को ध्यान में रखकर जो निर्णय कह सकते हैं लिया जाता है, या कुछ विचार, अवबोध, समझ कह सकते हैं। अवबोध मतलब होता है सर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अवबोध मतलब ज्ञान हो गया, जानना हो गया, समझ हो गया। ये बात मैं भी समझ गया और आप लोग भी जान गए। तो प्रश्न कहा कि नियोजन के अंतर्गत जो संभावित परिवर्तन है उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर निम्न में से किस एक के आधार पर रूपरेखा नहीं बनाई जाएगी? नियमित रूप में बनाई जाएगी, संगठित सुसंगठित रूप में बनाई जाएगी, और अगर हम बात करें व्यवस्थित रूप में भी बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग थोड़ी बनाई जाएगी। यहाँ पे एक शब्द था अवबोधात्मक। अवबोधात्मक बेसिकली चेतन अवस्था में इंद्रियों आदि के द्वारा जीवों को होने वाली जो बाहरी वस्तुएं हैं, और विषयों पर पूर्ण जानकारी या बोध की जब बात करती है, और वो बात करती है हर एक की बोध यानी समझ की क्षमता अलग अलग, जब अलग अलग की बात करती है तो अवबोधात्मक होता है। लेकिन हम सामाजिक नियोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं। और ये बात बताओ कहाँ पे आती है? केस वर्क और कम्युनिटी ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क में आता है। अवबोधात्मक शब्द जो है ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क में सही माना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियोजन में गलत रहेगा। इस रूप पर आप रणनीति नहीं बनाएंगे, आप सबको हित में बनाएंगे, क्योंकि आप व्यक्तिनिष्ठ नहीं कर रहे। ये व्यक्तिनिष्ठ शब्द है, हाँ सर। ये व्यक्तिनिष्ठ शब्द है। आप बनाते हैं वस्तुनिष्ठ शब्द। वस्तुनिष्ठ का मतलब जानते हैं आप लोग? सभी की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं, बस यही बात ध्यान के। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यहाँ पे उसी नहीं बनाए। प्रश्न को ना आप केवल समझिए बस। आगे देखिए, एक परिभाषा है सामाजिक नियोजन, भूमि सुधार, असमानता में कमी, सेवा। जी आएगा अवबोधनात्मक। क्या आएगा इसमें? हाँ, ऑप्शन 9 का डी सर, ऑप्शन 9 का डी, 9 का डी। कौन था? किससे बात की? ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 10 वाले में, सामाजिक नियोजन, भूमि सुधार, असमानता में कमी,
सेवा योजन और एकीकृत योजनाओं की एक प्रक्रिया है या कथन किस विद्वान का है? बताइए। ओके, यहाँ पे NV सेवानी ने साफ शब्दों में कहा भी है कि सामाजिक नियोजन जो है भूमि सुधार से है, असमानता में कमी से है और आय का साम्यपूर्ण विवरण से है। किससे है? आय का साम्यपूर्ण विवरण से है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा या वितरण से भी आप कह सकते हैं। और लोगों और साथ ही साथ अगर हम जोड़े क्षेत्रों में कल्याण एवं समाज सेवाओं के विस्तार, अधिक सेवा योजन और सेवा योजन मात्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि एकीकृत सेवाओं एवं नीतियों इत्यादि की एक प्रक्रिया है, वो सामाजिक नियोजन है। NV सेवानी का है, NV सोवानी का है। नेहरू जी ने कहा कि अगर हम बात करें, इनका कहना है ना केवल, इन्होंने कहा नियोजन ना केवल कार्यसूची बना लेता है और ना ही वह एक रणनीति आदर्शवाद है, बल्कि नियोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। ये नेहरू महोदय का कहना है। और अगर हम बात करें J कान्ह के बारे में, अगर इनकी चर्चा करें तो सामाजिक नियोजन इन्हें व्यक्तिक और सामूहिक विकास जीवन यापन के लिए गारंटी युक्त न्यूनतम संसाधन है। जरा चार्जर लगाना लैपटॉप का, ठीक है। संसाधन है, क्या है ये? संसाधन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये JN कान्हा ने बोला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और विद्वान के बारे में, VN गाडगिल के बारे में। VN गाडगिल महोदय क्या बोलते हैं? तो गाडगिल महोदय कहते हैं कि नियोजन किसी समाज और इसके किसी भाग हेतु पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित कार्यक्रम का विकास है। ये गाडगिल महोदय कहते हैं। तो याद रखिए कीवर्ड्स। गाडगिल ने कहा निर्मित कार्यक्रम का विकास, सामाजिक नियोजन। सेवानी ने क्या बोला कि जो भूमि सुधार और असमानता की जो कमी है वो आपकी है सामाजिक नियोजन। आपने चार्ज नहीं लगा, एक में मैं चार्ज लगा के आता हूँ, ठीक है। और नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी ने कहा नियोजन ना केवल कार्यसूची बना लेता है और ना ही वह एक राजनीति आदर्शवाद है, बल्कि बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति है। कान्हा जी ने क्या बोला? व्यक्तिक और सामूहिक विकास जीवन यापन के लिए गारंटी युक्त न्यूनतम संसाधन है। ये कान्हा ने कहा है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक नियोजन की परिभाषा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा, इसकी ऑप्शन नंबर A आएगा। ऑप्शन ए। अभी देखो मैंने परिभाषा समझाया था, आपको समझ जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भारतीय जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा, भारतीय जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? अब यहाँ पे आप सब के लिए ध्यान रखने वाली बात है, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से हमें जीवन प्रत्याशा देखने को मिलती भी है, हाँ, अलग अलग तरीके से मिलती है। तो जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे और जो वर्ष होते हैं उन वर्षों की औसत संख्या होती है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा इसकी गणना है कि मानदंड की किस समूह का चयन किया जाता है पर बहुत से अधिक निर्भर करती हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर वाले देशों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जीवन से पहले कुछ वर्षों में होने वाली उच्च मृत्यु दर के प्रति अति संवेदनशीलता को। तो जब तमाम जनसंख्या का औसत जीवन आयु की बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 32 वर्ष। कितना? 32 वर्ष, 32 वर्ष। क्लियर है? हाँ। आपको बता दूं आपने नाम सुना होगा WHO का।
WHO ने बेसिकली भारत की जनगणना पे रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली में इन्होंने एक जीवन सारणी को रिप्रेजेंट किया था और बताया था जीवन प्रत्याशा की दी गई आयु के बाद शेष बचे वर्षों का औसत संख्या है। और भारत की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021 में पैदा हुए बच्चे के लिए 69 वर्ष और 4 महीना बताया था। वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो बताई गई वैश्विक पैंडेमिक लेवल पर वो 72.81 वर्ष से कम है। आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, ठीक है। जीवन प्रत्याशा के संबंध में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मानव विकास सूचकांक का नाम सुना है जी? तो अब इंडिया की बात करेंगे तो भारतीय जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी होगी सर अभी उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे। मानव जीवन सूचकांक, देखो मानव विकास सूचकांक होता, मैंने मानव जीवन बोल दिया, लेकिन ध्यान रखिए मानव विकास सूचकांक। आपने मानव विकास सूचकांक नाम सुना होगा, जानते हैं? ये बेसिकली, हाँ, बेसिकली UNDP द्वारा इसको जारी किया गया था, मानव विकास रिपोर्ट को। अब ये जो UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, जिसको आप क्या बोलते हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा जारी क्या किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। अब ये सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 131 है। ये एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है, आप इसको ये मत समझिए करंट अफेयर से है, ये आप 131वें स्थान पर है। पिछले वर्ष में 129वें स्थान पे था भारत, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, पता भी होगा। क्यों दीपक जी, नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखो। इसमें रिपोर्ट में 189 देश हैं। 2020 में ये HDI के द्वारा रैंकिंग की गई थी, तो इसमें एग्ज़ाम में 2020 में अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि इस सूचकांक में रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो कुछ 4 टाइप की थी। आपके एग्जाम में मिला भी था क्वेश्चन, शायद अभी आप लोग को याद आ जाएगा। एक, इसने असमानता समायोजित की बात करता है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की बात करता है। हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ था, है ना, असमानता समायोजित की बात करता है, और ये सही था, ऑप्शन में यही सही था। दूसरा ऑप्शन, आप दूसरे पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरा था एक लैंगिक विकास सूचकांक आता है, लैंगिक विकास सूचकांक आता है। देखिए ये बेसिकली सूचकांक वो है जो इस रिपोर्ट का एक भाग बनते हैं मानव विकास सूचकांक को समायोजित करने के लिए। एक लैंगिक विकास, टॉपिक आएगा क्या अभी आगे? बिल्कुल 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 आने, हाँ मैं पढ़ा दूंगा। मानव विकास सूचकांक बेसिकली ना एक 1999 से मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा, सॉरी 1990 से मैं शुरुआत करूंगा। अभी तक में जितनी बनाई गई हैं सूची, उन सूचियों पर हम जिक्र करेंगे आने वाले टाइम में, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन आप थोड़ा सा सुन लीजिए, प्रश्न आ गया तो थोड़ा सुन लीजिए। और दूसरी बात करेंगे, एक और पॉइंट इसमें बात होती है लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता तीसरी बात है, इसकी रिपोर्ट जारी होती है। और एक चौथा है बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 4 शब्द आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, मानव विकास की 3 बुनियादी आयाम हैं। मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम है। एक स्वस्थ जीवन है, एक मिनट बताइए जरा आप लोग में से कोई, एक स्वस्थ जीवन है, दूसरा मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयाम, स्वस्थ जीवन, और एक है जीवन जीने का मानक या जीने का एक सभ्य मानक, जीने का एक सभ्य मानक, और एक है ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान तक पहुंच। ये मानव विकास के अंतर्गत जो है 3 बुनियादी, या आप ये करिए 3 बुनियादी आयाम के रूप में या आयामों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये 3 जो है हम लोग इसको जानते हैं आयाम के रूप में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास होता क्या है कि भाई मानव की मतलब यहाँ पर कि मानव प्रयास के अंतिम उद्देश्य यानी लोगों को अच्छा जीवन बिताने की योग्य बनाना। देखना है कि भाई उद्देश्य केवल आय
में सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा लोगों में भौतिक कल्याण हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग चर्चा पर चर्चा मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत करते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी के अंतर्गत 3 आयाम हमें देखने को मिले हैं। 3 आयाम हमें देखने को HDI के अंतर्गत मिले हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जीवन जो है, जीवन जीने का एक शब्द या एक मानक या ज्ञान तक या आय या स्वस्थ जीवन, ये 3 चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आय को भी हम रखते हैं। आय एग्जाम में आया था, शायद इस प्रश्न को कॉमन नंबर दे दिया गया था। इस तरीके से प्रश्न आया था, 2 प्रश्न आए थे, है ना। तो इसको कॉमन नंबर मिले थे सभी लोगों को, सारे बच्चों को, सभी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है आप लोगों के लिए HDI। अब 2019 में बताया गया था कि 69 जीवन प्रत्याशा होगी भारत की। 2019 में 69 बताया गया था। 2019 के बाद अगर हम अच्छा, सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? 1990 में। हाँ बोलिए। 1990 से लेकर 1990 से शुरुआत हुआ, 2019 तक के बीच में अगर हम बताएं 50% वृद्धि हुई थी। 50% वृद्धि हुई थी। और ज्ञान तक पहुंच में भारत में स्कूली शिक्षा को बहुत प्रत्याशित किया गया था। प्रत्याशित, आप लोग देखते हैं, प्रत्याशित जीवन, शुद्ध हिंदी प्रत्याशित जीवन बोलते हैं। और जो जीने का एक सभ्य मानक होता है वो सकल राष्ट्रीय आय होता है, सकल राष्ट्रीय आय। और हाँ, उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। और बता दूं आपको, 273.9% की वृद्धि हुई थी 1990 से लेकर 2019 तक में। काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी परिवर्तन हुआ भारत में। और भारत रैंकिंग में 8वें जो है स्थान से ऊपर आ गया। ऑब्जर्वेशन में जब देखा गया था PHDI के रूप में, बहुत सारे लेवल पे आगे आया था। लेकिन जो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक रहा था, वो 2019 में भारत का जो था वो था आपका 16.8%। इतना सारे डेटा मत याद रखिए, ठीक है। डेटा आपके लिए कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डेटा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी इस पर मैं टॉपिक करवाऊंगा आप लोगों से। यहाँ पे जनगणना के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात बता रहा था मैं। जिस समय 1947 की बात कर रहा था, तो उस समय 32 वर्ष रखा गया था जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उच्च मृत्यु दर होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था, बताइए। स्वास्थ्य नीति का अभाव। स्वास्थ्य नीति का अभाव या भुखमरी, दो में से नहीं, एक बताइए, 2 में से नहीं, एक बताइए। दोनों में से एक बताइए। स्वास्थ्य नीति का अभाव नहीं, स्वतंत्रता के समय, देखिए, म्यूट हो जाइए, अब म्यूट हो जाइए। स्वतंत्रता के समय आपको बता दूं, उच्च मृत्यु दर होने का मुख्य कारण घातक बीमारियों का प्रकोप था। हाँ, घातक बीमारियों का प्रकोप था, भूखमरी कुपोषण नहीं था। ऑप्शन नंबर सी था, सी सही था। अच्छा, अभी देखो ये प्रश्न आप लोग मत कहिएगा कि नहीं बढ़ाया सर आपने। भारत में कुष्ठ रोग निवारण मैंने पढ़ा चुका हूँ, बताया भी हूँ नियोजन में। कुष्ठ निवारण रोग अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 55 आएगा। बी आएगा, 1955। हाँ सही। आप जरा मुझे बताइए, फाइलेरिया नियंत्रण अभियान कब चलाया गया? जी, ये भी 55 में थी, बहुत बढ़िया। और मलेरिया उन्मूलन कब चलाया गया? मलेरिया मलेरिया के 2 थे, एक नियंत्रण अभियान था और एक उन्मूलन कार्यक्रम था। हाँ। तो जो नियंत्रण अभियान था तो वो पहली पंचवर्षीय योजना में आया था, वो 53 में आया था। और जो उन्मूलन कार्यक्रम था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 58 में आया। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, सही जवाब। ये आपको ध्यान रखना है कि 1953 में मलेरिया नियंत्रण अभियान था, 1955 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था। और ये आप ध्यान रखिएगा, 1958 में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसी जानकारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, किस योजना के अंतर्गत भारत में चेचक उन्मूलन अभियान का क्रियान्वित किया गया था? चेचक उन्मूलन, चेचक, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। नहीं, हाँ, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि सर 62 था शायद, तो 61 में
खत्म हो गई थी वो दूसरी पंचवर्षीय, तो तीसरी लग गई होगी सर, तीसरा ही होगा। तीसरे वाले में ही आप लोगों से बात की गई थी। चेचक उन्मूलन अभियान भारत में क्रियान्वित किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 62 से 64। 66 से भाई 19, आप ऐसे करो 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 बन गया। ये हो गया ना 3, ये 3 हो गया ना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली योजना आई थी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी? 1 लाख। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। 30,000। 1 लाख। देखिए, ये बेसिकली अगर हम बात करें, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 2005 को। आरंभ में ये मिशन केवल 7 साल चला था और आपको बता दो कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें लक्ष्य रखा गया था 1 लाख तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ सर, ये 30,000 का सर प्राइमरी सेंटर था सर। हाँ, 30,000 आप यहाँ पे कह सकते हो कि उप स्वास्थ्य केंद्र की बात, जहाँ पे जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की गई और 1 लाख जो है जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय आबादी वाले स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करने का निश्चय किया गया था? बताइए, बता दीजिए। 16 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके दौरान बात की गई थी कि जनजाति आबादी वाले स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थापित करने का निश्चय किया गया था। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के ही समय में ये जो आप देख रहे हैं 1947 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था 1998 में। 32 वर्ष आपने देखा था जीवन प्रत्याशा। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही स्वास्थ्य उपलब्धि की बात की गई थी 1947 में, और 1998 में 58 वर्ष हुई थी। तो जीवन प्रत्याशा शुरुआत में रखिएगा 1947 में क्या था, अभी वहाँ एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में था ना स्वतंत्रता समय। हाँ, तो 1947 आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इसका बी सही रहेगा। 10वीं क्वेश्चन नंबर 17, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा का निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया? 10वां में जीवन प्रत्याशा 62 वर्ष। ओके, और भी कोई बच्चा बताए? यहाँ पे 64 वर्ष होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1951 से 51 में 36.7 वर्ष से बढ़ाकर 64.6 वर्ष की उम्मीद की गई थी। तो यहाँ पे 64 वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। मैंने देखो अभी कल वाली मैंने लास्ट में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया था जिसमें हर एक पंचवर्षीय योजना के दौरान मैंने बताया भी है कि ये योजनाएं हैं। तो जरा आप मुझे बताएं, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम प्रारंभ किस योजना में की गई थी? जी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2023 पोषण आहार। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करेंगे तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत हमने व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की बात किया था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1955 में किया गया, 15 अगस्त 1955 में किया गया था। इसकी स्थापना मैंने बताया भी था आप लोगों से, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये बड़े पैमाने पर पोषक खाद्यान्नों के लेकर उत्पादन संरक्षण करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, मत्स्य विभाग इत्यादि चीज़ों के बारे में ये बात करता था। उसी के अंतर्गत ही जो है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम भी प्रारंभ की बात भी चर्चा हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही रहेगा, 18 का। 19 का बताइए, समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? सर 5वीं में होगा सर, जब किस? ये 4 साल की रह गई थी ना 78 तक, तो उसी में किया था। ओके 75 और 76 में हुआ था। ओके, 5वीं सर। 5वीं। 175 5वीं। चलो देखिए, यहाँ अगर हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो 19 का सही जवाब होगा आपका बी वाला, चौथी पंचवर्षीय योजना। 1 मिनट, नहीं बी नहीं होगा, 19 वाले 1 मिनट, 19 का यहाँ पे 5वां, यहाँ पे देखिए 19 का है 5वीं पंचवीं। आप लोग 5वीं बोल रहे थे ना शायद? हाँ सर, 5वीं बोले, हाँ 5वीं सही जवाब है। 5वीं। 5वां वाला ही आपका सही माना जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है किया गया। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, मैंने बता रखा है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और वो कब स्टार्ट किया गया था? 1980 में, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था 1980 में, आपको मालूम है। ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1983 में, ये भी आपको पता है। इंदिरा आवास योजना कब चलाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना 1985 में। सर ये 80 वाले तो नहीं आएंगे ना, 5वीं तो 78 में ही खत्म हो गई थी। नहीं, ये देखो, अगर आपसे पूछ लेता है भाई कि समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत कौन सी योजना काल में शुरुआत हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 1980 अगर आ गया तो ऑप्शन में 1980 लगाओगे। 1980 अगर आ जाएगा तो फिर 1980 लगाओगे। यहाँ आप ध्यान ये रखना है कि समेकित बाल विकास सेवा, और जो समेकित बाल विकास सेवा योजना के रूप में आती है, तो उसकी योजना तो 1975 लगाते हो। क्या लगाते हो बताइए जरा? हाँ 75 ही लगाते हो। तो यहाँ पे तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आ रही है ना, तो 1980 लगाइए, क्या दिक्कत हो रही है? पहले वहाँ पे चला गया 1980 में, बाद में इसमें पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्रय शक्ति में प्रभावी सुधार एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत डैश योजना काल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। आठवीं पंचवर्षीय योजना, बोलिए। 8वीं इज द राइट आंसर। 8वीं करेक्ट होगा, हाँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्रय शक्ति एवं प्रभावी सुधार की बात की है इसने। आपको बता दूं, आपने एक योजना मैंने पढ़ाया था, विनियोग प्रोत्साहन, विनियोग प्रोत्साहन योजना 1994, ठीक है। ये जो 1994 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ये क्रय शक्ति में प्रभावी सुधार और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की बात की थी, ठीक है। अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की बात की थी। यहाँ पे सही जवाब जो होगा 8वीं का, ऑप्शन नंबर सही जवाब सी वाला होगा। 8वीं योजना, 8वीं योजना है। इसके अंतर्गत शिशु संरक्षण सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया था 1992 में, है ना। सर ये काम के बदले अनाज योजना आई कब थी? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनाज योजनाओं के बारे में, ये बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि विनियोग प्रोत्साहन योजना जो है 1994, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना, ठीक है, ये अगर शुरुआत की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा 2004। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया प्रश्न में क्रय शक्ति में प्रभावी सुधार को लेकर, तो आप यहाँ पर इसका मतलब था सीधा विनियोग प्रोत्साहन योजना को रिप्रेजेंट कर रहा था 1994 वाला, इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, लेकिन ये योजना जो है राष्ट्रीय कार्य के बदले
अनाज कार्यक्रम को संचालित रूप से काम के बदले अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में ये शुरुआत किया गया था, जिसे 2004 में इसको शुरुआत किया गया था। हालांकि सबसे अगर हम अनाज कार्यक्रम है जो हाँ ये 1977 और 78 में आया। हाँ 1977-78 में भी है। अभी आप पहली बात सुनिए, ये नवंबर 2004 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श योजना आयोग के द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों को प्रारंभ किया था 2004 में। 150 प्रारंभिक जो जिले थे उससे पिछड़े हुए जिलों को लेकर उनको जोड़ा हुआ था। लेकिन ये ये जो योजना रही है, ये शुरुआत इसका अगर न्यू की हम बात करेंगे सन 1977 की स्टार्ट किया गया है। 1970 सर यही वाली योजना अंत्योदय के रूप में परिवर्तित हो गई। हाँ आप ये भी कह दोगे, बिल्कुल सही। अंत्योदय योजना है ना। तो अंत्योदय योजना जो थी ये बेसिकली क्या थी, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य यही था भाई कौशल विकास की बात करना। यहाँ पे जो है आजीविका के अवसर को वृद्धि करना, शहरी और ग्रामीण गरीबों को क्रिया में जोड़ना, सामाजिक और आर्थिक जो है बेहतरीन के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो ये आपका इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी भी एक्टिव है, ये एक्टिव है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना को, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत जो है पोषाहार नियोजन पोषाहार से संबंधित योजनाओं के समन्वय पर बल दिया है, समन्वय पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 बोले, और भी लोग बताएं जरा भाई। हाँ सर, नवी योजना। ओके, पोषाहार नियोजन तथा पोषाहार से संबंधित योजना। अब ये जो आपके अगर हम बात कर रहे हैं पोषाहार नियोजन की बात, तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसमें बाल कल्याण केंद्रों में बच्चों और बच्चियों के साथ दात्री माताओं के लिए आहार कार्यक्रम चलाए गए थे। समुदाय में पोषाहार संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए, उपलब्ध खाद्यान्नों को खाने योग्य बनाने के लिए, उपयुक्त ढंगों से उनका विकास करने के लिए, आदतों में सुधार करने के लिए केंद्र और राज्य में जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन पोषाहार अनुभागों की स्थापना पर बल दिया गया था उस पर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें? नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में पोषाहार नियोजन और पोषाहार से संबंधित योजनाओं के समन्वय पर बल दिया गया था, और ये था नौवीं पंचवर्षीय योजना। किसकी योजना थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रीय आवास विकास हेतु जो है उन्मेषीय स्रोत योजना चलाई गई थी। समग्र आवास योजना भी चलाई गई है इसमें, समग्र आवास योजना भी चलाई गई है इसमें, ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही, नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, ठीक है, याद रहेगा। आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भूलिएगा मत आप सभी लोग। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी 1999 में लाई गई थी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में लाई गई थी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। समग्र आवास योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, ठीक है। सारी बातें इसी के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चर्चा किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था निम्नलिखित में से वर्ष 1954 में किस योजना में प्रारंभ किया गया था? 22 में पेयजल, बताइए। शुद्ध पेयजल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय जल और प्रदाय की स्वच्छता योजना में शामिल किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत रखा गया था। ये बेसिकली अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजना प्रारंभ किया था, और जिसके अधीन राज्य सरकारों के नगरीय क्षेत्रों में इन कार्यों के लिए लंबी अवधि के ऋण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समुचित आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये बेसिकली आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। ये पेयजल संबंधी नियोजन था, पेयजल संबंधी नियोजन था ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
निम्नलिखित में से किस नियोजन प्रेरित कारक को योजना आयोग की स्थापना के साथ प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23। योजना आयोग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा इज द राइट आंसर होगा। शिक्षा अच्छा जवाब होगा आप सबके लिए कि नियोजन प्रेरित कारक को योजना आयोग के स्थापना के साथ ही प्रारंभ किया गया था, शिक्षा को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही माना जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा सुविधाओं के लिए किस विकास की बात कही गई थी? किस विकास की बात की गई थी? बात प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी बी आंसर। परिणात्मक बी नहीं होगा, परिणात्मक है। दो ऑप्शन नंबर बी और सी एक ही लग रहा है। नहीं सर, वो परिणाम है, ये परिमाण है। अच्छा, ओके, परिमाणात्मक है और परिणात्मक है। ओके। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी इस तरीके से देखिए प्रश्न आ जाता है। तो परिमाणात्मक होगा, परिणात्मक नहीं होगा, परिमाणात्मक होगा। क्या होगा? परिमाणात्मक विकास की बात कही गई है और इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण की शुरुआत डैश प्रतिशत निर्धारित की गई थी? डैश प्रतिशत में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 बोलिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा पर पुनः बल दिया गया था। सांपट, टाट, पट्टी इत्यादि की भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। पाठ्यक्रम में भी सुधार करने की बात की गई थी। व्यवसायीकरण का प्रस्ताव रखा गया था शिक्षा में। ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सायकालीन कक्षाएं चलाई जाएंगी। समाचार पत्राचार पाठ्यक्रम भी प्रारंभ की बात की गई थी। ये किसके अंतर्गत की? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। प्रौढ़ शिक्षा, अरे भाई प्रौढ़ शिक्षा नहीं पता है? सर 77 में सर। ओके। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 77 और 78 में। जो ये प्रौढ़ शिक्षा, ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो 1977 और 78 का। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश मानती है? शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश मानती है, बताइए। आठवीं जो योजना थी, इस योजना में शिक्षा नीति लागू है, जिसमें आपको बताया गया है कि 9वीं योजना जो थी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानती थी। ठीक है। अब यहाँ पे 9वीं भी ऑप्शन में, 8वीं भी है। बताइए किसको प्राथमिकता देंगे? 8वीं को देना। पहली शुरुआत 8वीं में ही हो गई थी, शिक्षा नीति लागू हो गई थी। 9वीं योजना में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानती थी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, पंचायती राज संस्था, राज्य और केंद्र संस्था, स्वैच्छिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य समूहों के प्रयास में संभव किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, या 8वीं योजना में। 28 प्राथमिक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम किससे शामिल नहीं करता है? 28 गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 केंद्रीय स्तर पर परिवार नियोजन निदेशालय की स्थापना किस योजना के अंतर्गत किया गया था? 29 तो सेकंड ओके। 29 का ये रहेगा द्वितीय योजना होगी। द्वितीय योजना होगा। ये द्वितीय योजना के अंतर्गत बात की गई है। आप ध्यान रखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम आधारशिला रखी गई थी। केंद्र स्तर पर परिवार नियोजन निदेशालय की स्थापना की गई थी और राज्य का परिवार नियोजन अधिकारी पद का सृजन भी किया गया था। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मातृ एवं शिशु कल्याण कार्य को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 चौथी। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बताया। ठीक है, ये आज आप लोगों ने 30 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा।
कल जो है आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ये पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसमें से क्वेश्चन करिएगा, जो समझ नहीं आएगा उस पर डिबेट कर लेंगे हम लोग ग्रुप में, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे जब टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो कल मैं दूसरा टॉपिक लूँगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। और कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग ज़रा मुझे बताएं 30 में।